ये हैं मीर साहब, जो कि नहायत ही कंजूस थे। कद में भी छोटे और दिल भी बहुत ही छोटा था और बहुत ही जालिम भी थे। इसके पास एक दरख्त था जिस पर हमेशा कपड़ा डला रहता था। ये दरख्त इसके बाप ने इसे दिया था मरने से पहले। बस ये इस पर से कपड़ा हटाता और इसे झंझोड़ता और पैसे नीचे गिरते, उन्हें उठाता और सारा दिन गिनने में ही गुजार देता और शाम को फिर थैलियां भर के अपने कमरे में ढेर कर देता। कभी इसने कोई अच्छा काम नहीं किया था जिंदगी में। अरे बेगम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? इतना नाश्ता कोई बनाता है भला? जाहिल औरत। कुछ खुदा का खौफ करें। मैं हूँ, आप हैं, आपा है, मीना है। क्या हम 4-5 बंदों के लिए इतना नाश्ता नहीं बनाना चाहिए मुझे? फिर क्या था, हमेशा की तरह मेहरू को सज़ा मिली। उसे स्टोर में बंद कर दिया गया। अब उसे भूखा प्यासा शाम तक रहना था। तुम दोनों कान खोल के सुन लो, मेड़ू को मैंने बंद कर दिया। मेड़ू आज शाम तक बंद ही रहेगी। अगर तुम में से किसी ने उसको खोला, उसे भी उसके साथ बंद कर दूंगा। समझ गई तुम दोनों? आपा, तुम खासकर सुन लो, तुम्हें मेरू बड़ी प्यारी है। आपा, मैं ये घर छोड़ रही हूँ। मैं अब इस घर में और नहीं रह सकती। मैं कब तक ये सजाएं बर्दाश्त करूँ? मुझे माफ़ कीजिए, मैं जा रही हूँ। तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम्हें मेरी माँ बड़े चाव से ब्याह कर लाई थी इस घर में। अब अगर तुम ये घर छोड़ती हो मेरी बहन, तो हम भी दोनों तुम्हारे साथ जाएंगी। जो फैसला तुम्हारा, वही फैसला हमारा। फिर क्या था, उसी रात इन तीनों ने घर छोड़ दिया और जंगल की तरफ निकल गए। जब वहाँ पहुँची तो तेज़ बारिश ने आ लिया। अब इन्हें सर छुपाने के लिए कोई जगह दरकार थी। फिर इन्हें एक घर नज़र आया। अब इन्हें उसी घर में पनाह लेनी थी। जैसे ही ये उस घर के दरवाजे पर पहुंची, बारिश रुक गई और दरवाज़ा खुद ब खुद ही खुलना शुरू हो गया। अरे, घर में कोई है? हमें पनाह की ज़रूरत है। कोई है तो आवाज़ दे। और फिर ये खुद ही घर के अंदर आ गई। अंदर आके देखा तो घर बिल्कुल वीरान था। हर तरफ जाले थे और गंदगी थी। आपा, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। हर तरफ देखो, कितना खौफ आ रहा है ना इस घर में। अब चलते हैं बाहर। नहीं मीना, हम आज यहीं पे रहेंगे। एक कमरा साफ करती हैं और यहीं पे रात गुजारती हैं। सुबह देखेंगे कि क्या करना है। ये लोग सफ़र से थके हारे थे, इसलिए कमरा साफ करके जल्दी सो गए। लेकिन मीना डर के मारे सारी रात जागती रही। आपा, ये घर कितना बड़ा है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। उन तीनों की आंखें फटी की फटी रह गई जब उन्होंने एक कमरे को सोने से भरा हुआ देखा। ओह खुदा, मुझे तो यकीन नहीं आता कि हमारे दिन बदल गए। हम अमीर हो गए। ये खजाना अब हमारा है। मेहरू भूख की वजह से इधर उधर फिरने लगी। वो एक कमरे में पहुंची तो देख के हैरान रह गई। ओह, यहाँ तो खाना ही खाना है। इतनी सब्जियाँ, इतना राशन मैंने जिंदगी में कभी एक साथ नहीं देखा। उसने जल्दी से सबके लिए खाना तैयार किया और अपना खाना उठाकर वो टेबल और कुर्सी पर जा बैठी और खिड़की से बाहर दूर नदी को देखने लगी। जिंदगी में पहली दफ़ा उसने पेट भर के खाना खाया और फिर उसने नमाज अदा की और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। खाने के बाद वो और मीना नदी की तरफ निकल खड़ी हुई और आपा थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गई। पिछले दरवाजे से घर के असल मालिक भी आन पहुंचे। ये जादूगरनी थी और उसकी बेटी का भूत। वो अब घर के अंदर आ चुकी थी। हाय हाय, ये तो किसी इंसान की बू है। हाय, कोई इंसान मिल जाए तो उसकी सूप बना के पी लूं। पहले बहुत चोटें आई हैं मुझे। आज मैं जादुई झाड़ू से बड़े जोर का गिरी हूँ। हाय, जा छन्नू दे, कोई इंसान क्या हमारे घर में घुस तो नहीं आया?
अब छन्नो आहिस्ता आहिस्ता पाँव रखते हुए सारे घर में इंसान को तलाश करने लग जाती है और आखिरकार वो उस कमरे में भी आ पहुंची जहां पर आपा आंखें बंद किए हुए लेटी हुई थी। आपा ने छन्नो को देख लिया था। छन्नो की नज़र जैसे ही आपा पर पड़ी वो जल्दी से भागी अपनी माँ की तरफ, ऐसे जैसे कि उसने कोई भूत देख लिया हो। अब दोनों माँ बेटी कमरे में जाके आपा को देखती हैं और फिर बाहर आकर आपस में सलाह शुरू करती हैं। अम्मा जी, इंसान तुम मिल क्या है? अब क्या मैं उसकी टिक्का बोटी बना दूं? जादूगरनी कुछ सोचते हुए थोड़ी देर खामोश रही और फिर बोली, अरे बड़ी आई तिक्का बोटियां करने वाले, तो भूत है थोड़ी कोई चुड़ैल है या जादू करनी? हवा है हवा, चुप रह। मुझे पहले हॉस्पिटल जाने दे, मरहम पट्टी करवाऊंगी जिनों के हॉस्पिटल जाके, फिर वापस आके शाम को इसके सूप बनाऊंगी और फिर थोड़े से टिक्के भी फ्राई कर लूंगी। अरे माँ, इज्जत का कचरा तुम मत किया करो। इंसानों के बच्चों की तरह हर वक्त मेरा धुलाई करती रहती हो। अब उनकी भी माँ को इज्जत है कि नहीं? ओ मेरी माँ, बस कर दे, बस कर दे, बस तू इन पे नजर रख ले, मेरे लिए बस ये काफी है। मैं चली डॉक्टर के पास। और फिर वो वहाँ से चली जाती है जन्नात के हॉस्पिटल मरहम पट्टी के लिए। पीछे जब उसकी बेटी अकेली रह गई तो उसने अपना रूप बदला और वो चमगादड़ बनकर इधर उधर उड़ने लगी। ये सारी बातें आपा खिड़की में खड़ी सुन रही थी। वो जानती थी कि अब उनके पास वक्त बहुत कम है, उन्हें जो कुछ भी करना है जल्दी करना है। वो नीचे आके सीढ़ियों पर दोनों का इंतज़ार करने लगी और जैसे ही वो दोनों वापस आईं, उन्हें लेकर वो जल्दी से अपने कमरे में आई और उन्हें सारी बात बताने लगी। सुनो मेरी बहनों, अब हमारे पास वक्त बहुत कम है। आज शाम तक अगर जादूगरनी वापस आ गई तो हम मारी जाएंगी। हमें जो कुछ करना है अभी करना है। आपा, मेरा तो दिल बहुत डर रहा है। क्या करें? अभी ना भाग जाएं? छोड़ो उस खजाने को। आओ, मैं तो कहती हूँ यहाँ से निकल जाते हैं। जान है तो जहान है। सबसे पहले आपा खिड़की के पास जाती है और बाहर देखती है। उसने देखा कि वो भूत बहुत ही उदास हालत में इधर से उधर फिर रही थी। फिर अचानक उसे क्या सूझा कि उसने जादुई डंडा उठाया और उस पे सवार होके बहुत दूर नदी की तरफ निकल गई। आपा उन्हें लेके जल्दी से खजाने वाले कमरे में आई और बोली, मेरी बहनों, जल्दी से संदूक को भर दो ताकि हम अभी यहाँ से निकल जाएं। वो भूत बहुत दूर चली गई है और यही वक्त है हमारे भागने का। फिर सब मिलकर उस संदूक को सोने से भरने लगे। या अल्लाह, मैंने अपने से पहले उन दोनों को भेज तो दिया है, लेकिन अब दिल डर रहा है कि वो ये जंगल पार कैसे करेंगी। माँ जी, वो तीनों थी और तीनों यहाँ से भाग गई, पता नहीं कैसे भाग गई। अरे नालायक, तुझसे कोई काम होता भी है, तुझे इतने करंट लगाऊंगी कि तुझे तेरी नानी याद आ जाएगी और मैं उनको जाने नहीं दूंगी। और फिर वो उनकी तलाश में खुद निकल खड़ी होती है कि मैं उन्हें इस तरह जाने नहीं दूंगी, उन्होंने मेरा खजाना भी चुराया है। वो तीनों पानी में उतर के नदी पार करना चाहती थी और करीबी गांव में पहुंचना चाहती थी। आपा बोली, जल्दी करो लड़कियों, हमें हर सूरत आज शाम से पहले पहले उस गांव में पहुंचना है, नहीं तो क्या पता वो माँ बेटी हमें पकड़ ले। बिलाखिर वो उस गांव तक पहुंच जाती हैं। वहां जाते ही वो सबसे पहले एक घर अपने लिए खरीद लेती हैं। उससे अगले ही दिन वो वहाँ की चंद ज़मीनें भी खरीद लेती हैं और फिर कुछ ही अरसे बाद फसल पक कर तैयार हुई और बहुत ही मुनाफे के साथ वो उन्होंने बेच दी। इस तरह उनके घर में अब नौकर चाकर भी थे
और माल मवेशी भी थे। इस गांव का अब ये अमीर तरीन घर कहलाता था। उन्हें अपने बुरे दिन भूले नहीं थे, इसलिए वो हर गरीब की मदद करते और हमेशा उनको खाना खिलाती। आपा तो बच्चों को अपने हाथ से भी खाना खिलाती थी, क्योंकि उन्हें एहसास था कि भूख क्या चीज़ है। वो हर बात पे मशवरा करती और बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी। वक्त इसी तरह गुजर रहा था। दूसरी तरफ उनके पुराने गांव में बहुत ज़ोरों की कई दिन तक बारिश जारी रही और फिर बाढ़ आ गई। बाढ़ में मीर का पैसों वाला दरख्त भी बह गया और हर तरफ पानी ही पानी था। जब पानी उतरा तो हर तरफ तबाही ही तबाही थी। अब ना ही कोई फसलें थी और ना ही गांव सलामत बचा था। इसलिए गांव वालों ने फैसला किया इस गांव को छोड़कर कहीं और जाने का। यही हाल मीर का भी था। वो दिल में कहता है, अरे अब तो 2 वक्त की रोटी के भी पैसे नहीं हैं। दरख्त भी गिर गया जो मेरी जिंदगी की खुशी था। अब मुझे भी लगता है गांव वालों के साथ साथ मुझे भी इस गांव को छोड़ना ही पड़ेगा। और फिर वो गांव से आखिरी निकलने वाले काफले के साथ चलना शुरू कर देता है और वो उसी गांव जा पहुंचता है जहां पर आपा लोग रहते थे। अभी वो भूखा प्यासा गांव के लोगों की तरफ देख रहा था कि एक शख्स इसे पहचान गया कि इसकी हालत भूख की वजह से ठीक नहीं। वो बोला, अरे बंदाए खुदा, अगर तुम भूखे हो तो चले जाओ 3 बहनों के घर। अगर तुम्हें कोई काम धंधा चाहिए तब भी तुम्हारी मदद वही करेंगी। मीर अब उनके घर के सामने मौजूद था। वो अंदर दाखिल हुआ उस कमरे की तरफ जो कि गरीबों के खाने के लिए मखसूस था। वहाँ पर खाना बांटने वाली और कोई नहीं, उसकी बीवी थी। वो मारे शर्मिंदगी और अफसोस के खाना क्या खाता, वो उल्टे पैरों वहाँ से निकल खड़ा हुआ, मगर सहन में उसकी दोनों बहनें और बीवी मौजूद थी। उसकी बीवी कुछ कहने लगी तो जल्दी से मीर बोला, पहले मुझे माफी मांगने दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए के, और मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। मैं तुम लोगों की जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आऊंगा, मगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। उन्होंने मीर को माफ़ कर दिया और मीर भी अपने ख़ानदान के साथ रहने लगा। मगर अब मीर उन पे बोझ नहीं था। वो करीबी स्टोर में नौकरी भी करने लगा।